वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 47 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिशील कर, सेकेंड ऑप्शन है प्रगतिशील कर, थर्ड ऑप्शन है प्रतिगामी कर और फोर्थ ऑप्शन है अनुपातिक कर। तो यदि आय के साथ जो है कि कर भी बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं प्रगतिशील कर। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स, जो कि ये होता है ना कि आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है और तथा आय घटने पर कर की दर घटती है। तो ये प्रगतिशील कर जो है कि ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में क्या होता है, ज़्यादा लोग पैसा कमाएंगे तो फिर ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, कम पैसा कमाएंगे तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो, जैसे जीएसटी वगैरह है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और जैसे कोई भी सामान वगैरह खरीदते हैं तो उस पर हम लोग टैक्स देते हैं, तो वो हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, डायरेक्ट पे नहीं करते हैं। जैसे इनकम टैक्स हुआ वो हम डायरेक्ट पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु उसका संग्रहण राज्य सरकार करती है? फर्स्ट ऑप्शन है संपत्ति कर, सेकेंड ऑप्शन है सेवा कर, थर्ड ऑप्शन है स्टाम्प शुल्क और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मतलब कौन सा कर होता है जो कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और उसका संग्रहण जो है कि राज्य सरकार करती है? तो वो होता है आपका ये स्टाम्प शुल्क। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? फर्स्ट ऑप्शन है मनोरंजन कर, सेकेंड ऑप्शन है उत्पाद कर, थर्ड ऑप्शन है संपदा कर, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ये है आपका संपदा कर। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए संपदा कर लिख करके ना ऑप्शन में ये कन्फ्यूजन कर दिया है। संपत्ति कर को ही संपदा कर कहते हैं, ठीक है। और यह एक प्रत्यक्ष कर होता है। और ये जो है कि किसके द्वारा लगाया जाता है? जैसे नगर पालिकाओं के द्वारा जो है कि आपके मतलब इनके अधिकार क्षेत्र में जो भी अचल संपत्ति होती है तो उनके स्वामियों पर लगाया जाता है। जैसे कोई भूमि हो या जो है कि घर, मकान, दुकान या भवन हो, तो इन सब चीज़ों पे ये कर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार, सेकंड ऑप्शन है अमीरों की तुलना में गरीबों पर कम भार, थर्ड ऑप्शन है गरीबों व अमीरों पर समान भार और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए इसमें ये होता है ना, जैसे प्रतिगामी कर, ये जो है कि रिग्रेसिव टैक्स है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आय जो है ना कि स्थिर रहती है परंतु कर की दर में वृद्धि की जाती है। जो इसमें जो है कि यह जो है कि एक प्रत्यक्ष कर होता है। और जैसे मान लीजिए फीस का बढ़ना या टोल टैक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, गरीब वर्ग पर कर का बोझ जो है कि अधिक रहता है। तो जब आपका इनकम जो है स्थिर रहेगा और टैक्स जो है कि बढ़ेगा तो इसमें तो गरीबी ही तो ज़्यादा प्रभावित होगा ना अमीरों की तुलना में। तो इसलिए जो है कि ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 6 अप्रैल 1948 को, सेकेंड ऑप्शन है 14 सितंबर 1948 को, थर्ड ऑप्शन है 15 दिसंबर 1956 को, फोर्थ ऑप्शन है 25 मार्च 1952 को। तो स्वतंत्रता भारत का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए आज़ादी के बाद ना ये पहली बार औद्योगिक क्रांति की घोषणा की गई थी और ये उस टाइम पे कौन था? केंद्रीय उद्योग मंत्री जो है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की महारत्न कंपनी है? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय तेल निगम, सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, थर्ड ऑप्शन है कोल इंडिया लिमिटेड, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो ये महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ये सारी हैं, ठीक है। ये इनमें से सभी, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन है पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना, सेकेंड ऑप्शन है उपनिवेशों की स्वतंत्रता, थर्ड ऑप्शन है प्रजातीय भेदभाव की परिसंपत्ति, फोर्थ ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को बढ़ावा। तो जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति जो थी इनमें से क्या सम्मिलित नहीं था? तो इसमें से ये सम्मिलित नहीं था कि पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का संस्थापक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी, सेकेंड ऑप्शन है वी डी सावरकर, थर्ड ऑप्शन है खुदीराम बोस, फोर्थ ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद। तो अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का संस्थापक जो थे ये वी डी सावरकर जी थे। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये 1904 में जो है ना
बीडी सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र में यह अभिनव भारत नामक ये एक क्रांतिकारी दल था, क्रांतिकारी संगठन था, इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन द्वारा पंचशील की घोषणा कहाँ की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है काहिरा, सेकेंड ऑप्शन है बेलग्रेड, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन है वाटुंग। तो ये किया गया था घोषणा पंचशील की, ये नई दिल्ली में। देखिए इसमें क्या हुआ ना, ये पंचशील समझौता जो है कि दिल्ली में हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, और जो है कि इसमें जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे तथा चीन के प्रधानमंत्री जो है कि चाउ एन लाई के बीच हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, और इन जो है कि 5 बातों पर फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है फर्रुखसियार, सेकेंड ऑप्शन है मोहम्मद शाह, थर्ड ऑप्शन है उस्मान शाह एंड फोर्थ ऑप्शन है शाह आलम। तो नादिर शाह का आक्रमण जो है कि किस मुगल शासन काल में हुआ? तो ये हुआ था आपका मोहम्मद शाह। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, सेकेंड ऑप्शन है मौलवी अहसानुल्लाह, थर्ड ऑप्शन है मौलवी बरकत अली, फोर्थ ऑप्शन है मौलवी कुदरत अली। तो ये 1857 के विद्रोह के दौरान जो है कि जिहाद का प्रचार किसने किया? तो ये किया आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना कि तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे और ये फैजाबाद में आकर के बस गए थे, ठीक है। और उस समय इन्होंने ये कहा कि सारे लोग अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और इन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है घनश्याम दास बिड़ला, सेकेंड ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो ये था घनश्याम दास बिड़ला। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है कि महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। और इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में था और लगभग इसके जो है कि सभी प्रांतों में इसके मतलब शाखाएं थी, और घनश्याम दास बिड़ला जो है कि इसके अध्यक्ष थे और श्री NV ठक्कर इसके महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी? फर्स्ट ऑप्शन है MN राय, सेकेंड ऑप्शन है BR अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और फोर्थ ऑप्शन है SA डांगे। तो ये गांधी बनाम लेनिन जो है कि ये नामक पुस्तक लिखा इन्होंने SA डांगे। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध के साथ ही अंग्रेजी आधिपत्य से फ्रांस की चुनौती समाप्त हो गई? फर्स्ट ऑप्शन है वांडीवास, सेकेंड ऑप्शन है बक्सर, थर्ड ऑप्शन है प्लासी और फोर्थ ऑप्शन है श्रीरंगपट्टम। तो ये था किसके मतलब अपरांत जो है कि अंग्रेजी आधिपत्य से फ्रांस की चुनौती समाप्त हो गई? तो ये जो है कि वांडीवास। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए इसमें क्या हुआ कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध जब हुआ था ना 1756 में, तो ये भारत में यूरोपीय सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था, ठीक है। और इस युद्ध के अंतर्गत जो है ना कि 1760 में आयरकुट के नेतृत्व वाली अंग्रेजों ने वांडीवास नामक स्थान पर फ्रांसीसियों को पूरी तरह पराजित किया और जनवरी 1761 में फ्रांसीसी पूर्ण पराजय के साथ पांडिचेरी लौट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक? फर्स्ट ऑप्शन बढ़ता है, सेकेंड ऑप्शन घटता है, थर्ड ऑप्शन कोई फर्क नहीं पड़ता और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा? ये बढ़ेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नियान को, सेकेंड ऑप्शन है जिनान को, थर्ड ऑप्शन है आर्गन को और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी को। तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जिनान को। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए जिनान जो है ना कि हवा से भी भारी गैस होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये 54 होता है। और इसकी खोज किसने किया था? विलियम रामसे और मारिस ट्रेवर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रबर निम्न में से किस एक बहुलक है? किस एक का बहुलक है? फर्स्ट ऑप्शन है आइसोप्रेन, सेकेंड ऑप्शन है एथिलीन, थर्ड ऑप्शन है स्टाइरीन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कि प्राकृतिक रबर जो है कि किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रेन का। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन की गति को बढ़ाना, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन की गति को कम करना, थर्ड ऑप्शन है रिएक्टर को ठंडा करना और फोर्थ ऑप्शन है नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो ये नाभिकीय रिएक्टर में जो है कि भारी जल का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य ये होता है कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन सही है, या ये मंदक के रूप में कार्य करता है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्नाशय रस में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 98%, सेकेंड ऑप्शन है 78%, थर्ड ऑप्शन है 89%, फोर्थ ऑप्शन है 48%। तो जो है कि अग्नाशय रस में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो ये होता है 98%। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में पाई जाने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, सेकेंड ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि, थर्ड ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो ये मनुष्य में पाई जाने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनमें से सभी। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन से उनके वैज्ञानिक नाम का सही युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए रेटिनॉल, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन ई टेकोफेराल, थर्ड ऑप्शन है विटामिन B3 नियासिन और फोर्थ ऑप्शन है सभी सही सुमेलित हैं। तो इसमें जो है कि ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हुंड के नियम द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है ऑफ बाउंड सिद्धांत द्वारा, थर्ड ऑप्शन है हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा। तो परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ये ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा। देखिए ऑफ बाउ का सिद्धांत क्या है ना, जब परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर कक्षा में जाता है, ठीक है, उसके बाद से जो है कि उच्च ऊर्जा कक्षा स्तर में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्बन। तो विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये होता है हाइड्रोजन। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा है, फर्स्ट ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, सेकेंड ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कि धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसकी ऊर्जा संचित होती है, ये होती है स्थितिज ऊर्जा। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेकेंड ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, थर्ड ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813 और फोर्थ ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। तो ये जो है कि कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल पूछा था आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताया भी नहीं। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यापारिक बैंक, सेकंड ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, थर्ड ऑप्शन है सहकारी समितियां और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये भारत में जो है कि एक कृषि वित्त का स्रोत जो है कि ये सभी हैं, सारे बैंक जो है कि ये कृषि वित्त के स्रोत हैं। चलिए कोई नहीं, आज जो है कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। फर्स्ट ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, सेकेंड ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853, थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और फोर्थ ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो आप लोग प्लीज़ इसका जो है कि आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।